गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए स्टार बाई है। यहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं। साथियों, भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता मिट्टी का है, पसीने का है, परिश्रम का है। करीब 180 साल पहले किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में, सुख में, कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता आत्मीयता से भरा रहा है। इंडिया अराइवल मॉन्यूमेंट इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद मैं वहां भी जाने वाला हूं। साथियों, आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो, लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था, समझना था। आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होगी। मेरी तब की यात्रा, उस यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो है चटनी। चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है। साथियों, बहुत कम ऐसा होता है जब आप किसी दूसरे देश में जाएं और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे। पिछले 200-250 साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा। दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी। आजादी की लड़ाई में यहां भी और वहां भी
कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यहां गांधी जी के करीबी C.F. एंड्रूज हो, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हो, सभी ने गुलामी से मुक्ति की इस लड़ाई मिलकर लड़ी और आजादी पाई। और आज हम दोनों ही देश दुनिया में डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में मैं आप सभी का 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है। साथियों, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर रखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थी। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं वो पूरी तरह अलग है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई। इन परिस्थितियों में आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं। साथियों, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत है कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार चढ़ाव में हमारा संबल बनती है। एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। नागरिकों का कोई भी मत पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की, उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार व्यवहार में है। साथियों, हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हमें सिखाती है कि हर देश के नागरिक उतने ही अहम है। इसलिए
जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा। जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव लिया। जब दुनिया में प्रो प्लेनेट पीपल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन लाइफ जैसा एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू किया। साथियों, डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट की इसी भावना पर चलते हुए आज भारत विश्व बंधु के रूप में विश्व के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है जब हर देश अपने अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के 150 से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर की। मुझे संतोष है कि भारत उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां जहां युद्ध की स्थिति आई, भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की। नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक जहां जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार है। हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े। हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम रिसोर्सेज पर कब्जे की, रिसोर्सेज को हड़पने की भावना से हमेशा हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं, स्पेस हो, सी हो, ये यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट के नहीं, बल्कि यूनिवर्सल कोऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है। ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है।
आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को सेंटर स्टेज देंगे। साथियों, भारत ने हमेशा प्रिंसिपल्स के आधार पर, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है, एवरी नेशन मैटर्स। मैं फिर दोहराऊंगा, एवरी नेशन मैटर्स। इसलिए भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आइलैंड देशों के लिए सागर प्लेटफॉर्म बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया। साथियों, आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव और संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति करने का प्रयास किया है, लेकिन कई देशों ने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है। साथियों, भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज बहुत ही जरूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की अवेकनिंग का समय है। ये समय हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बहुत बड़ी भूमिका देख रहा हूं। साथियों, यहां
अनेक विमेन मेंबर्स मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर ग्रोथ को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं, सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है। लेकिन 21st सेंचुरी में ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने विमेन लेड डेवलपमेंट को एक बड़ा एजेंडा बनाया था। साथियों, भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5% महिलाएं हैं, जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15% महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी स्टेम ग्रेजुएट्स में 35% ही विमेन है। भारत में ये संख्या 40% से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉडीज हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानी 1.45 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब करीब 2 गुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। साथियों, गयाना लैटिन अमेरिका के विशाल महाद्वीप का गेटवे है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर भारत और कैरिकॉम के पार्टनरशिप को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में इंडिया कैरिकॉम समिट का आयोजन हुआ है। हमने अपने साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है। साथियों,
गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो, भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई फेरी हो, एयरक्राफ्ट हो, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए। साथियों, डेवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और भारत अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारे बिजनेसेस गयाना में और अधिक इन्वेस्ट करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी यूथ कैपिटल है। भारत में क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम है। भारत को गयाना के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को होस्ट करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से गयाना के युवाओं को भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। कोलैबोरेट ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। हम अपने युवाओं को इसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं। हम क्रिएटिव कोलैबोरेशन के जरिए ग्लोबल चैलेंजेस के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। साथियों, गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था कि हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक, हमारा वर्तमान हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा। मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।